नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश में सवर्णों के कुछ संगठन कह रहे हैं कि सरकार ने दलितों को लुभाने के लिए उनके साथ छल किया है और उन्हें आहत किया है। इस नाराजगी का असर देश के कई राज्यों में भारत बंद के तौर पर आज दिखा। सवर्ण संगठन SC/ST संशोधन अधिनियम लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के विरोध में सड़कों पर आज उतरे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, देश की हर राजनीतिक पार्टी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, क्योंकि मामला सीधे सवर्णों और दलितों के वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार के प्रति दलितों की नाराजगी का आलम हम 2 अप्रैल और उसके बाद के कुछ प्रदर्शनों में देख चुके हैं। लेकिन अगर बीजेपी का परंपरागत वोटर भी आज उससे खफा दिखाई दे रहा है, तो राजनीतिक समीकरणों को टटोलने का वक्त यही है। सवाल यह भी है कि सवर्णों की इस कदर नाराजगी पर भी अगर सरकार खुलकर बोलने से बच रही है, तो क्या इसके पीछे की वजह बड़ा दलित मतदाता वर्ग है, जिसे साध कर चुनावी गणित दुरुस्त किया जा सकता है। बहरहाल आज 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं, तो स्कूल भी कई जगह बंद करने पड़े। आखिर किस ओर जा रही है दलित बनाम सवर्ण की ये पूरी सियासत? 2019 से पहले क्या है इसके मायने, यही समझने की करेंगे कोशिश। और आइए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आज भारत बंद जो सवर्ण संगठनों की ओर से बुलाया गया था, वो किस तरह का रहा। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग जगहों की, जहां पर भारत बंद का असर साफ दिखा है। भोपाल, ग्वालियर, पटना, दरभंगा, आरा, नवादा। खासतौर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में असर दिखा है आज के बंद का। पुलिस बल पहले से ही तैनात किए गए थे। खासतौर से बिहार और मध्य प्रदेश में पहले से तैयारियां की गई थीं। कई जगहों पर ट्रेन रोकी गई हैं, कई जगहों पर स्कूल बंद करने पड़े हैं, और आम लोगों को जो परेशानी हुई है वो तो आपके सामने है ही। तो कुल मिलाकर आज का जो बंद है, मिला जुला उसका असर देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये परिस्थिति आई क्यों, इसमें कितनी मौजूदा परिस्थितियों का हाथ है और कितनी सियासत है, इसी पर हम करेंगे चर्चा। ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए पहले टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सवर्ण सड़कों पर उतरे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ और शहरों से। वाराणसी से तस्वीर देखिए, नोएडा की तस्वीर है, जालौन, फिरोजाबाद, इन तमाम जगहों की तस्वीरें आप देखिए। और एक ही हालात हैं हर जगह। सवर्ण नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि उनके साथ छल किया गया है और सरकार उनकी सुन नहीं रही है, सरकार उनके लिए सोच नहीं रही है। और इस बीच यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद के आह्वान पर क्या कहा है, ये भी आप सुनिए। हम जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने के पक्षधर नहीं हैं। हम कानून संरक्षण देने के लिए कानून बनाए हैं। कानून का दुरुपयोग किसी भी हाल में नहीं होगा। भारत बंद का कोई मतलब नहीं है। लोगों की अपनी भावनाएं हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार सबकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। योगी जी ये कह रहे थे कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, और बीजेपी के भीतर से हालांकि अलग अलग तरह की आवाजें आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का ये फैसला कोर्ट के आदेश को पलटने का ठीक नहीं है और उस पर विचार फिर से एक बार करना चाहिए। विधायक ने इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। आखिर ये पूरी सियासत जा किस तरफ रही है, और क्या फिर से एक बार जो हम पहले इस देश में दलित बनाम सवर्ण की सियासत देख चुके हैं, क्या उसका दूसरा अध्याय है ये? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से के शुक्ला जुड़ गए हैं इस डिबेट में, SR दारापुरी साहब जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। वंशीधर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में, वो भी दलित चिंतक हैं। और डॉक्टर लाल जी निर्मल हमारे साथ जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं और अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के। भाजपा की ओर से अरुण राजभर हमारे साथ रहेंगे इस डिबेट में। शक्ति सिंह हमारे साथ रहेंगे इस डिबेट में। भाजपा की ओर से अरुण राजभर साहब नहीं आ सके हैं।
वैभव पांडे हमारे साथ रहेंगे राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी की ओर से, और वरिष्ठ पत्रकार अजय उप्रेती भी हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले के शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले अल्पसंख्यक ये कह रहे थे कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं, फिर दलित बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और वो ये कहने लगे कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब सवर्ण वही कह रहे हैं कि आप उनके बारे में न सोच रहे हैं, न उनके पक्ष में फैसले ले रहे हैं, बल्कि आपका रवैया सवर्ण विरोधी है। आखिर क्यों है ऐसा? देखिए शुभ्रा जी, SC/ST एक्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसके बाद जो उसमें कानून बनाया गया, तो इसका इतिहास भी देखने की जरूरत है। 1989 में SC/ST एक्ट ओरिजिनल रूप में आया था। उस समय जो सरकार थी वो इसको लाई थी, कई प्राविधान उसमें किए गए थे, और उसके बाद कई उसका उपयोग और दुरुपयोग जो भी होता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया, उस ऑब्जर्वेशन के बाद केंद्र की मौजूदा सरकार ने संसद में प्रस्ताव को लाकर उसका स्वरूप लगभग क्या पूरी तरह वही कर दिया जो 89 में था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि SC/ST एक्ट में जो संशोधन हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद, उससे एक वर्ग विशेष में, जिसे आप सवर्ण वर्ग कह रही हैं, में थोड़ी नाराजगी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कई स्थानों पर इस SC/ST एक्ट का जहां प्रभावी उपयोग किया गया, वहीं कई केस ऐसे हुए जहां इसका दुरुपयोग की भी घटनाएं आई। और इसीलिए हमारे वरिष्ठ नेता कलराज जी ने भी ये कहा कि इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है, और ऐसे प्राविधान। तो आप कलराज जी की बात को मानते हैं? कलराज मिश्र की बात को आप मानते हैं? ये हर कोई मानेगा। ये तो जो भी सरकार समाज की, तो क्या वोट बैंक के लालच में, क्या दलितों को लुभाने के लिए आपने ये कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का? जो भी सरकार संवेदनशील होगी, जनता के प्रति उसके भावनाएं होंगी, वो हर परिस्थिति का अवलोकन करने के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम। लेकिन कोई एक लाइन तो आपको लेनी पड़ेगी। या तो आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बदलने का सही था, या फिर गलत था। आप दोनों ही तरफ से चलना चाह रहे हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसको रद्द किया, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दलित वर्ग को में पिछले सदियों से उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा है, उसको भी खत्म करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उस वर्ग को भी कोई परेशानी न हो, जिस जो वर्ग इस समय आंदोलित है या उद्वेलित है। हमको सबको साथ, सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है। मैं आपकी सियासत की मजबूरी समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ सर, आप जो कहना चाह रहे हैं। ये मजबूरी होती है कई बार सियासत की, लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि दलितों को लुभाने के चक्कर में आप अपना परंपरागत वोट बैंक जो है उसको नाराज कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मतों का विभाजन देखिए, तो हमें बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट मिला, हमें बहुत बड़ी संख्या में बैकवर्ड वोट मिला, हमें बहुत बड़ी संख्या में जो सवर्ण वोट है वो भी मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें केवल एक वर्ग विशेष का ही वोट ज्यादा मिला। हमारे वोटर हर दल के लोग, हर वर्ग से आते हैं। हमें मुस्लिम वर्ग का वोट भी अच्छा खासा मिलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी देश के, इसीलिए उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं देते हैं आप, या सारे वर्ग के लोग हमको वोट देते हैं, और हम सबका साथ, सबका विकास करने का उद्देश्य से कायम है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो। यही मैं पूछना चाह रही हूँ वैभव पांडे से, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी की ओर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, चूंकि आप लोगों की तरफ से ही भारत बंद आज बुलाया गया था, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग उस वक्त दुहाई दे रहे थे कि दलित सड़कों पर उतरते हैं और उत्पात कर रहे हैं और उससे बहुत परेशानी हुई है, कुछ वैसा ही आज आप लोगों की तरफ से भी हुआ है। यानी कि भारत बंद का ऐलान हुआ, लोगों को परेशानी हुई, लेकिन जो बात कह रहे हैं के शुक्ला जी कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये जो संकल्प था या ये उम्मीद जो थी आप लोगों की सरकार से कि इस नारे पर चलेगी, इस कदम पर चलेगी, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, सरकार
SC/ST एक्ट या आरक्षण इसको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए और राजनीति के लिए यूज कर रही है, ना कि किसी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए। आज एक वर्ग को पीछे छोड़ा जा रहा है दूसरे वर्ग को बढ़ाने के लिए। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, के शुक्ला जी हैं। सबका साथ सबका विकास आज की डेट में बीजेपी कर रही है। आज की डेट में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से आज के डेट में स्वर्ण पूरी तरह से उससे आक्रोशित हैं और सब आज का जो आंदोलन है उसी का फलस्वरूप मिला है बीजेपी को। 2019 का चुनाव होगा, चुनाव में भी बीजेपी इसका फल पाएगी। तो न सिर्फ नाराजगी है, न सिर्फ गुस्सा है, बल्कि सीधी चेतावनी है के शुक्ला जी बीजेपी को। और ये सिर्फ इस स्टूडियो में नहीं दिख रहा है, बल्कि सड़कों पर जो सवर्ण उतरे आज, वो यही कह रहे थे कि सरकार ने उनके साथ छल किया है। सरकार ने जो कदम उठाया है उसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी और वो उनके खिलाफ है, और इसका जवाब वो चुनावों में देंगे। शुभ्रा जी, मैं पांडे जी से भी और इनके माध्यम से सभी लोगों से जानना चाहते हैं, यहाँ पर आज आपके स्टूडियो में अन्य दलों की अनुपस्थिति, चाहे वो समाजवादी पार्टी आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, मैं उनसे कांग्रेस हो, अन्य दलों की यहाँ पर इस विषय पर अनुपस्थिति, हाँ ये ठीक है, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगी के शुक्ला जी, लेकिन पहले आप ये बता दीजिए। मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगी, विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं, उस पर भी चर्चा कर लूंगी शुक्ला जी। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? जितनी भी शुक्ला जी पहले आपको बता दीजिए, शुक्ला जी पहले आप तो बता दीजिए कि आज आपका परंपरागत वोट बैंक आपसे नाराज क्यों है? यहाँ बैठकर कह रहे हैं वैभव पांडे कि आपने छल किया है, वो कह रहे हैं कि आपका जो कदम है उससे वो नाराज है और चुनावों में जवाब देंगे। आखिर ये नौबत आई क्यों? देखिए शुभ्रा जी, परंपरागत वोट जिसको पांडे जी कह रहे हैं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ। मैंने भी बाल काल से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से वोट देता रहूंगा। तमाम जो भी आप उस में बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है। आप उससे आते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि आप वोट देते रहेंगे, सारे स्वर्ण इस तरह नहीं है और नहीं वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट नहीं करेंगे वर्ग के लोग, तो क्या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार वोट करेंगे? क्या हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो तिलक तराजू और तलवार की बात जो आप कर रहे हैं? तिलक तराजू और तलवार अपना हक लेना जानता है और इस 2019 में हक लेके बीजेपी को दिखा देगा। आखिर हम किसके वोट देने जाएंगे? नोटा के पीछे हम वोट देने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। आप बीजेपी को आप वोट दे सकते हैं, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए इस चीज को यूज कर रही हैं। SC/ST एक्ट हो या आरक्षण हो, आरक्षण का हम लोग की मांग है कि आरक्षण को आर्थिक आधार दिया जाए। क्यों कोई पार्टी इसका सपोर्ट नहीं करती है? SC/ST एक्ट में हम लोग संशोधन मांग रहे हैं, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करती है? ठीक है, जितने भी ये बहस लंबी चलने वाली है, ये बहस लंबी चलने वाली है। और फिर से एक बार हम देख रहे हैं इस देश में कि सवर्ण बनाम दलित का जो, देखिए सवर्ण बनाम दलित इसको न दीजिए, एक सेकंड सर, ये राजनीतिक पार्टियां जब करें तो बहुत अच्छा, तकलीफ हो जाती है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ तोड़ने के लिए सियासत करे राजनीतिक पार्टियां, लेकिन जब मीडिया नाम दे दे तो आपको तकलीफ हो जाती है। सारी जो आज परिस्थिति हम देख रहे हैं वो राजनीति का परिणाम है और ये तमाम लोग मान रहे हैं। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ शुक्ला जी, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जाति की राजनीति की है। एक सेकंड सर, डॉक्टर लालजी निर्मल के पास मैं जाना चाहती हूँ, अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम के। सर, अभी हम जो देख रहे हैं सड़कों पर, आज जो देखा और अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखा है जो भारत बंद बुलाया था सवर्णों ने। इसमें कितनी सियासत है और कितनी परिस्थितियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जो सड़कों पे आज जो विरोध दिख रहा है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ, वह नितांत अनुचित है। क्योंकि भारत की संसद ने एक कानून बनाया, जो संविधान सभा थी उसकी इच्छा थी, उसका मंतव्य था, और उस समय जो अनुसूचित जाति के लोग थे संविधान सभा में, वो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त नगण्य थे। यह अगले समाज के लोगों की ही संविधान सभा थी और उन लोगों ने यह महसूस किया था कि नहीं, इन वंचित वर्गों को संरक्षण देना पड़ेगा, प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा।
जिसके तहत रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई और जिसके तहत बाद में चल करके 1989 में ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बना। देखिए, यह आपको समझना पड़ेगा, सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है यह दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा कवच है। अगर आप इसको हटा देंगे, आप बात सुनिए, आप बात तो सुनिए, वैभव पांडे जी एक-एक करके बात करेंगे। वैभव पांडे जी, यह नियम का दलितों पालन के लिए करेंगे। सुरक्षा कवच है। यदि इसे हटा दिया जाता है तो लोगों को दलितों के ऊपर उत्पीड़न करने का लाइसेंस मिल जाएगा। और जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन्होंने बड़ा अभिनव प्रयास किया है, प्रशंसा की जानी चाहिए, प्रशस्त की जानी चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो इस एक्ट को पास किया है, जो इसका डाइल्यूशन हो गया था, जो उसकी पुनर्बहाली हुई है, उससे दलितों में एक आशा का संचार हुआ है, क्योंकि यह दलितों की लाइफ लाइन है। और जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, देखिए, आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन केवल प्रतिनिधित्व के लिए है, ये गरीबी समाप्त करने की योजना नहीं है। आप जिन वर्गों को हजारों सालों से उत्पीड़न किया गया, आजादी के बाद जिनके जमीन का आवंटन नहीं हो पाया, जो आज भी न्यायपालिका में दिखाई नहीं पड़ते, जो आज न्यूज रूम में दिखाई नहीं पड़ते, जो आज निजी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते, अगर आप उनको रिजर्वेशन नहीं, अगर आप उनको संरक्षण नहीं देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, तो प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, नहीं, आप बधाई दे रहे हैं जी की जो मंशा है, निर्मल, एक सेकंड सर, आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें बीजेपी का क्या योगदान है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पूरा वर्डिक्ट था वो कोर्ट का था। अब बीजेपी फिर से एक बार उसको बदल करके कानून को उसी रूप में लेकर आई है जिस रूप में वो दशकों से चला आ रहा था। हम बीजेपी को धन्यवाद दें इसके लिए, ये समझाइए मुझे। और दूसरा कि आखिर क्या ये इस सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है कि एक खास वर्ग ने, कुछ खास जातियों ने ये उम्मीद लगा ली सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार कुछ न करे। दशकों से ये चला आ रहा था, तब तो ऐसा कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। इस सरकार में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जो अनुसूचित जातियों को जो संविधान ने संरक्षण दिया है, जो प्रतिनिधित्व दिया है, उसको पार्लियामेंट बहस करती है, उस पर डिबेट होते हैं। सभी पार्टियों के लोग ने एक मत से, एक स्वर से पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में सब इसको पारित किया है, उसका स्वागत किया है। ये केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, ये पूरे देश का जो प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, उसने पारित किया है। ये उम्मीद क्यों बांधी सरकार से कि वो आज सड़कों पर उतरे हैं? उन्हें ये लगा होगा कि शायद उनका जो एजेंडा है उन्हें फुलफिल करेगी ये सरकार। नहीं, क्या ये इस सरकार की नीतियों का नतीजा है? लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ। लोगों को समझना पड़ेगा, उन्हें अपने दिलों में इन वर्गों को जगह देनी पड़ेगी, समानता देनी पड़ेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, कोई व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरा है तो उसे उठाने के लिए सहारा देना पड़ेगा। आपको सहारा देने की जरूरत है। अगर अमेरिका में ब्लैक्स को लोगों ने सहारा दिया, आज वे न्यूज रूम में दिखाई पड़ रहे हैं, आज वो राष्ट्रपति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, आज वे उद्योगपति बने हुए हैं। तो यह सहारा एक वर्ग के गला घोंट के नहीं दिया जाता है, नहीं हो पा रहा। और देखिए, आंदोलन इस बात पे होना चाहिए था कि अनुसूचित जातियों के ऊपर उत्पीड़न क्यों हो रहे हैं और कौन कर रहा है, इस पे आंदोलन कीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट आपको मूर्ख दिखती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला बताया तो सुप्रीम कोर्ट आपको मूर्ख दिखती है। ठीक है, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि आखिर संविधान ने जो, एक सेकंड सर वैभव जी, मैं जब आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। बहुत लोग हैं यहाँ पर पैनल में और सबको अपनी बात रखनी है। आपके पास में आऊंगी तब आप अपनी बात रखिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान में जो भी व्यवस्था दी गई है वो इस सोच के तहत दी गई है कि परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन अगर राजनीति के तहत परिस्थितियां सुधर नहीं पा रही हैं, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से या फिर ऐसे कानूनों के माध्यम से, तो इसकी क्या वजह है, इस पर भी विचार करना होगा। लेकिन लाल जी निर्मल, मैं आपसे एक छोटा सा जवाब लेना चाहूंगी इस बारे में कि आखिर सरकार कहां पर चूक कर गई कि वो आज दोनों ही वर्गों का कोप भाजन बन रही है, सवर्णों का भी और दलितों का भी? नहीं, देखिए, इसमें कोप भाजन बनने का प्रश्न नहीं है। कुछ राजनीतिक कारणों से यह विरोध हो रहा है। यह तो सामाजिक न्याय के लिए सरकारें प्रतिबद्ध हैं, वो चाहे राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों।
वो उनको सामाजिक न्याय देने की उनकी जो संविधान की मंशा है उसे पूरा करना है, और केंद्र की सरकार ने उसको उस बात को समझा है और उसे पूरा किया है। इसी प्रकार से जो रिजर्वेशन के जो खिलाफ जो मामला था वह भी विचाराधीन है। जो प्रतिनिधित्व तो देना पड़ेगा ना, इस देश के जो 25 करोड़ दलित हैं, आप उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दलितों का आंदोलन हुआ वो भी सियासत का हिस्सा था, और जो आज हो रहा है वो भी सियासत का हिस्सा है। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। का प्रश्न है, दलितों को प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है, पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने का, आप उनका हिस्सा उनको क्यों नहीं देना चाहते हैं? इस पे तो विमर्श करिए, इस पे तो ये सियासत कर कौन रहा है सर? क्या विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? उनकी वजह से ये लोग सड़कों पर उतरे हैं? निश्चित रूप से राजनीतिक दलों ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया, वरना ये जो रिजर्वेशन है उसका प्रतिनिधित्व अब तक पूरा हो जाता। ये दलितों की जो आर्थिक बदहाली है वो 70 साल तक मैं हालिया दिनों की बात कर रही हूँ, बहुत स्पष्ट राय आपसे जानना चाह रही हूँ। जो दलितों का आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को और जो आज हुआ, आप मानते हैं कि इन दोनों में सिर्फ विपक्ष का हाथ है, सरकार का कोई दोष नहीं है? नहीं, देखिए, जो आंदोलन हुआ वह उनके आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, लेकिन जो उसमें हिंसा हुई उसमें मुझे लगता है दलितों का कोई हाथ नहीं था। ये राजनीति के कारण हिंसा हुई, क्योंकि दलितों की डीएनए में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हिंसा नहीं करते। ये जो राजनीतिक दलों के लोग थे, एक मिनट रुक जाइए। क्या सरकार ठीक तरह से इस पूरे मामले को हैंडल कर सकती थी? गीता को और हर एक संविधान की बात कर रहे हैं। वैभव जी, आ रही हूँ ना मैं आपके पास सर। लालजी निर्मल साहब, क्या सरकार इसे ठीक तरीके से हल कर सकती थी? क्या हैंडल कर सकती थी ताकि ये नौबत ना आती कि पहले दलित और फिर सवर्ण सड़कों पर उतरते? नहीं, देखिए, ये तो शुरुआत से हो रहा है कि अगर इन वर्गों को जो कि एक लंबे अरसे तक हाशिए पे रखे गए, उनको जब भी कोई अधिकार देने की बात होती है या कोई कानून बनता है तो कुछ लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से विरोध करते हैं, और सरकार का यह दायित्व होता है और उस सरकारों की प्रशस्ति की जानी चाहिए जो उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनको समान अवसर पर लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है ये जो कार्य हुआ है, जो कानून बनाने की जो पुनर्बहाली है, उसका स्वागत किया। ठीक है, मैं आ रही हूँ शुक्ला जी आपके पास। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आ रही हूँ सर आपके पास। एक सेकंड शुक्ला जी, आपने सवाल जाइए ना सर, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। मैं आपको पूरा मौका दूंगी बोलने का, लेकिन और भी पैनलिस्ट हैं, पहले हम उनकी राय ले लें। वंशीधर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित चिंतक हैं। वंशीधर जी, यही सवाल मैंने पूछा था निर्मल जी से भी कि इसमें कितनी सियासत है और कितनी परिस्थितियां दोषी हैं कि आज हम ये देख रहे हैं कि सवर्ण सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेरे विचार में, मैं पहले अपना विचार रखने से पहले 1-2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ स्वर्ण वर्ग के लोगों से कि कभी उन्होंने इसकी स्टडी की है कि दलित लोगों ने स्वर्ण जातियों के विरुद्ध कितने अपराध किए हैं, कितने मर्डर किए उन्होंने और कितने रेप किए हैं उन्होंने? जब तक इस प्रकार का भी एनालिसिस नहीं होगा तो उनको असलियत का पता नहीं चलेगा। जैसे कि एक बकरे को ईद के दिन बलि चढ़ा दी जाती है, तो ये सब सवर्ण लोग ये चाहते हैं कि ये एक्ट को इस प्रकार की प्रोविजन ना हो ताकि हमें पूरी की पूरी छूट हो, हम जो भी करते रहें, हमें कोई भी रोके नहीं। जहाँ तक कि मैं आज एक चैनल पे देख रहा था, एक बड़े महात्मा हैं यूपी के, उन्होंने ये कहा कि मुझे ठाकरे साहब की, मतलब भगवान की, उनको आकाशवाणी हुई है कि मैं देश को टूटने के लिए बचाऊं। तो इसमें देश के टूटे, जिनका काम लोगों में समानता लाने का है, लोगों का आधार करने के लिए है, वो भी पॉलिटिक्स में चले गए, वो भी स्वर्णों के साथ लग के पॉलिटिक्स में आ गए हैं। यहाँ तक दूसरा सवाल मेरा मतलब कहना है कि जहाँ तक ये पॉलिटिक्स का बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बीजेपी के ही लोग इस प्रकार के लोगों को उस्का रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि तुम लोग ऐसा करिए ताकि शेड्यूल कास्ट में डर पैदा हो और ये एक धारणा बनाई जाए कि देखिए बीजेपी तो शेड्यूल कास्ट के प्रति संवेदनशील है, उनको हक दिलवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अपोजिशन पार्टी वाले जो हैं वो उनको ऐसा करने के लिए नहीं दे रहे और उनको एनकरेज करते हैं कि इस प्रकार के बंद वगैरह ऑर्गेनाइज करें।
भीम आर्मी के द्वारा अच्छा, जो शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की, मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई शुरुआत। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक सेकंड। जब शुरुआत हुई थी उस वक्त भी ये कहा गया कि शायद ये ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया कोर्ट के भीतर, सरकार का जो पक्ष है उसे रखने में कोताही बरती गई और वहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, फिर सरकार को उसे पलटने के लिए कानून बनाना पड़ता है और अब ये जो सारा आक्रोश है सवर्णों का वो हम देख रहे हैं। क्या आप इस लिहाज से भी कह रहे हैं कि ये सोचा समझा हो सकता है सब कुछ? वंशीधर जी, वंशीधर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। मेरे इस संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी ने भी कोर्ट में, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये एनालिसिस नहीं दिया या एनालिसिस नहीं किया कि कितने SC ST के विरुद्ध केस रजिस्टर हुए हैं, उसमें कितने में चार्जशीट लगी, कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी और किस में जो है FR लगी, यानी जो के केस ठीक नहीं पाया गया, सही नहीं पाया गया या उसमें कुछ कमजोरियां रही हैं उस प्रकार की। इस प्रकार का एनालिसिस नहीं किया गया। केवल कोर्ट को ये मौका दे दिया गया कि इसमें इतनी FR लग गई है, इतने झूठे पाए गए हैं। तो जो झूठे पाए गए हैं उनके बारे में हम मानते हैं कि कुछ केस हो सकते हैं। ऐसे तो केस डॉरी डेथ में भी होते हैं, वो भी फर्जी तो लोग बहुत दूसरे केसेस में भी लगा देता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉरी डेथ का वो उसकी भी प्रोविजन उड़ा दी जाए। के शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी जब बात हो रही थी लाल जी से आपकी, तो आपने एक सवाल पूछा था क्या ये राजनीतिक है ये जो आंदोलन हो रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब कई उपचुनाव हो रहे थे और शायद कहीं चुनाव भी था, शायद बिहार का था या कहीं का था, तो एक पद्मावती के फिल्म को लेकर करणी सेना ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए थे, विशेष तौर पर राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, कई जगह हुए थे। और जैसे ही वो चुनाव खत्म हुए, करणी सेना कहाँ चली गई, पद्मावती लगी रही हाल में और रिकॉर्ड तोड़ उसने पैसे कमाए। आरोप तब भी लगा था आप लोगों पर कि आप लोग उसे हवा दे रहे थे। जहाँ ये बवाल आज हो रहे हैं, तब भी लगा था आप लोगों पर। हो रहे हैं जहाँ चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा बवाल नहीं देखे गए, साउथ में तो ज्यादा बवाल नहीं देखे गए। बवाल कहां देखा गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी वे ताकतें जिनका पिटारा बंद हो गया 2014 में और उसके बाद के तमाम चुनाव में। इससे पहले कि ये आरोप आप पर लगता आपने लगा दिया दूसरों पर, ये आरोप उस वक्त भी आप पर लग रहा था करणी सेना को बढ़ावा देने का, और अभी भी आप पर लग रहा है, अभी भी आप पर लग रहा है ये आरोप कि आप लोग जानबूझ करके ऐसे आंदोलनों को हवा देते हैं। एक सेकंड, मैं इस बीच बता दूं दर्शकों को, एक सेकंड मैं बता दूं दर्शकों को कि लालजी निर्मल के पास इतना ही वक्त है, वो जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर, एक सेकंड सर, मैं आ रही हूं सर। तोड़ने या उनमें भेद पैदा करने के लिए कोई काम नहीं करते, वो हम सबको जोड़ करके नीतियों से पता चल जाएगा, वो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नीतियों से पता चल जाएगा। लालजी निर्मल का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे और मैं रुख करूंगी एसआर दारापुरी साहब का, दलित चिंतक हैं। दारापुरी साहब, पहले भी मेरी बात हुई है आपसे इस पूरे मसले पर और इस डिबेट को अभी तक आप सुन रहे थे। जो हम हालात आज देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलितों को लुभाने के चक्कर में जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, सवर्ण जिसे नाम दिया जाता है, वो भी हाथ से निकल रहा है बीजेपी के? देखिए, ऐसा है, जो सारे तथ्यों से स्थापित हो रहा है वो ये है कि ये जो SC ST एक्ट है या जो आरक्षण है, इसके ऊपर विशुद्ध राजनीति होती रही है, पहले भी हुई है और आज भी विशुद्ध राजनीति हो रही है। पहले भी SC ST एक्ट जो था उस पर मायावती ने राजनीति की थी और मायावती ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। उससे दलित नाराज हुए, हाई कोर्ट गए, उस आदेश को रद्द करवाया। और अब जो भाजपा आई है, एक बात और है, मैं सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि भाजपा सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को SC ST एक्ट जो है उसका संशोधन जो है पास किया है, पार्लियामेंट में पास करवाया, जिसमें कुछ नए जो अपराध हैं उनको जोड़ा गया और इसको थोड़ा और सख्त बनाया गया। अब जब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुई कि इसका दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि किसी की गिरफ्तारी होने वाली थी, वो गया कि मेरे खिलाफ जो है गलत हो रहा, तो उस समय भी जो भाजपा जो केंद्रीय सरकार थी उन्होंने राजनीति की
उनको जिस आधार पर इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर सारे तथ्य को रखना चाहिए था। मुख्य आधार चैलेंज करने का ये था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो सरकार आती और कहती कि भाई ये दुरुपयोग की जो बात है, ये आंकड़े हैं, ये कितना सही है कितना सही नहीं है, तो पर ये वहां नहीं रखा गया। वहां पर ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी थी इसको डिफेंड करना, वहां के एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहां पर जाके कहते हाँ हाँ इस प्रकार की दुरुपयोग की शिकायतें हैं और इसमें गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। तो जो दूसरी पार्टी है, जो वादी है, वो तो यही तो चाह रही है और सरकार भी यही कह रही है, तो फिर उसमें ये आदेश आए। अब आदेश आने पे दलित वर्ग का नेचुरली विचलित होना, अदालत होना वो जरूरी था। वो उन्होंने अपना जो गुस्सा था, जो कुछ भी उनका था, उन्होंने 2 अप्रैल को दिखाया। 2 अप्रैल को ये सारा जो हुआ इतना प्रबल था कि भाजपा सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा। आ रही हूँ आपके पास, लेकिन फिलहाल फोन लाइन पर लोकेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोकेंद्र सिंह जी, मुझे याद है कि जब पद्मावत के वक्त आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी आपको प्रश्रय दे रही है और पूरा पहले से मैनेज्ड है। आज बीजेपी ये कह रही है कि जो आंदोलन देश भर में हो रहे हैं, जो भारत बंद आप लोगों ने बुलाया था, वो दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। जवाब दीजिए। कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, मुझे इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। समाज क्या कहता है? समाज कहता है कि साहब जो ये सामाजिक समरसता के ताने बाने को विखंडित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम दलित के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ इस चीज के हैं जिस चीज को अम्बेडकर जी कह के गए। अम्बेडकर जी, मैं भीमराव अम्बेडकर को परामर्शदात्री समिति में जो कोट किया उन्होंने जब ये संविधान बनना था कि ये छुआछूत का जो आर्टिकल 14-15 में सबसेक्शन 6 जो आरक्षण की व्यवस्था देता है कि ये छुआछूत का नया तरीका है, 10 साल से ऊपर नहीं करना चाहिए। चलिए राजनीतिक कारणों से वो बढ़ता गया, 2020 भी आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, अभी भी हम पर आरोप है, तब भी हम पर आरोप थे कि बीजेपी ने करवाया। अब शायद बीजेपी हमसे दुखी होगी। अभी ये कोई हमने नहीं करवाया है बंद, हम इसमें एक समर्थक है, हम एक उसमें पार्टी है। हो सकता है बहुतायत में राजपूत करनी सेना को लोगों को पाबंद किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। तो अभी मैं मुंबई में हूँ, कल मैं परसों में इंदौर रहूंगा, और अभी ग्वालियर में परसों के दिन एक बहुत लंबा चौड़ा आयोजन था राजपूत करनी सेना का, और उन्होंने स्पष्ट किया कि साहब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वो व्यवस्था जो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू की। नहीं तो ये जो व्यवस्था को फिर से एक बार पहले की तरह सरकार ने करने का कदम उठाया है, उसके पीछे क्या मंशा आपको लग रही है सरकार की? कलवी साहब, सरकार की क्या मंशा लग रही है आपको इस कदम के पीछे? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी कलवी साहब से, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के शुक्ला जी, ये लोग आपसे नाराज हैं। स्टूडियो में बैठे हैं वैभव पांडे, वो भी बड़ी नाराजगी से अपनी बात रख रहे हैं, और कलवी साहब भी कह रहे थे कि अंबेडकर जी को कोट कर रहे थे और सबका साथ सबका विकास की आप लोग बात करते हैं, लेकिन सवर्णों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कह रहे थे। मैं आपके पास आऊँगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले शक्ति सिंह का भी एक बार रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह जी। जी नमस्कार। ये पूरी चर्चा हम कर रहे हैं और इस बीच मीडिया ने पूछा योगी जी से कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं सवर्ण, और क्यों नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कोई मतलब ही नहीं है इसका, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत बंद का मतलब ही नहीं है। देखिए सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी एनडीए सरकार में घटक दल है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद जिन मुद्दों पे हम लोगों ने गठबंधन किया था, उस हमारे एजेंडे में 2 एक्ट ऐसे हैं, दहेज उत्पीड़न और SC/ST एक्ट। इसका भारी पैमाने पे दुरुपयोग होता रहा है। इसको पिछली सरकार, मायावती जी की सरकार ने भी माना और कुछ संशोधन किया। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो हम सहयोगी दल भी हैं, क्या आप IPC की व्यवस्था को नहीं मानते हैं? जितनी भी IPC की धाराएं हैं उसमें अग्रिम जमानत की व्यवस्था है। आप एक तरफ बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, तो क्या यही नागरिक संहिता है कि SC के लिए अलग कानून, BC के लिए अलग कानून और फॉरवर्ड के लिए अलग कानून? भारतीय जनता पार्टी इस समय वो गलती की है जो
जो अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं उससे वाकिफ है कि नहीं आप सर? नहीं, जो अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं अलग अलग जातियों की, उससे आप वाकिफ हैं कि नहीं? वाकिफ है। 5000 वर्षों में व्यवस्थाएं बदली है, 5000 वर्षों की भारतीय परंपरा है। आप लोग भी तो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं सर। हम सामाजिक समस्या, आप लोग भी तो यही हैं, आज इसी मंच पर हैं, हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं ना। सुब्रा जी बात सुनिए, हम सामाजिक समस्याओं को केवल कानून के आधार पर नहीं समाप्त कर सकते हैं। जब तक समाज में आपसी समझ नहीं पैदा होगी, और आपसी समझ इस तरह नहीं पैदा होगी। कभी इंदिरा गांधी जी ने भी सोचा था कि मेरा जब निर्वाचन रद्द हो गया, कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए देश में इमरजेंसी लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में परीक्षण होकर ये मामले गए थे, लोअर कोर्ट से लेकर तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, बाकायदे डाटा। अच्छा, आप तो यहाँ पर पैरोकारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन आप मुझे ये बताइए। हाँ, मैं समझ गई कि आप क्या, मैं समझ गई सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हाँ मैं समझ गई सर, मैंने वही कहा, दुरुपयोग होता है, मैंने वही कहा। लेकिन योगी जी क्यों कह रहे हैं फिर कि कोई मतलब ही नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पार्टी के फैसले का बचाव करेंगे, लेकिन हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके नहीं, सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा, केंद्रीय सरकार की मंशा, हम ये कहेंगे केंद्र सरकार ने संशय में यह निर्णय लिया है। यह निर्णय, इसमें कुछ संशोधन करके कुछ और प्रावधान करना चाहिए था। आप अग्रिम जमानत के विरोध में क्यों भाई? जब सारे धाराओं में अग्रिम जमानत की व्यवस्था, जितनी हीनियस क्राइम होती है 302, 307, दहेज उत्पीड़न, तो इसमें अग्रिम जमानत क्यों नहीं मिल सकती है? इसका मतलब इस विरोध को लेकर आप कितनी दूर तक जाएंगे? आप उनके साथी हैं संगठन में। हम इस विरोध को हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री अरविंद राजभर राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव संगठन के लोगों को, हम भारतीय समाज पार्टी के लोग सड़क पे भी आंदोलन करेंगे। हम बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने एक ऐसे कानून को लाई है जिससे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जो भारतीय संविधान, यानी कि सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम नहीं होने वाली हैं, केंद्र सरकार की भी नहीं और उत्तर प्रदेश सरकार की भी नहीं। मैं अजय उत्प्रेती जी के पास जाना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं बहुत देर के बाद आपके पास आई हूं, लेकिन मैं चाहती थी कि आप जो सारा डिस्कशन है वो सुन लें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें कि किस तरह से हम इस पूरी सियासत को देखें जो 2019 से पहले पनपा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और आज इस मोड़ पर खड़ा है। देखिए, अभी तक जो डिबेट हो रही थी, एक चीज तो बड़ी स्टैब्लिश्ड हो गई कि इस एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है, सबने माना है। अब लाल जी चले गए हैं जो बीच में डिबेट छोड़ के, तो दबी जवान से उन्होंने भी माना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि जो रिजर्वेशन की बात है वो शुरुआत के 10 साल के लिए आई थी, उसके बाद आप उसको पॉलिटिकल टूल बना के एक्सटेंड करते चले गए। तीसरी बात एक आई कि बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। आप आज किसी भी सेक्टर को उठा लो, सिविल सर्विसेज उठा लो, आप यूनिवर्सिटीज़ उठा लो, आप IAS IPS उठा लो, आप पॉलिटिकल उसमें देख लीजिए, मुख्यमंत्री दलित हो जाते हैं किसी स्टेट के, आपके प्रधानमंत्री हो जाते हैं दलित, राष्ट्रपति होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, तो कहाँ रिप्रेजेंटेशन किस सेक्टर में नहीं है? इसको ही तो आप क्रीमी लेयर मानते हो ना सारी चीज़ें। आप यूपी के IPS कैडर उठा लो, पिछले 10 साल में आपको कई सारे दलित मिलेंगे, तो कहाँ ऐसा शोषण हो गया है? अच्छा, एक चीज़ मैं और भी ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये 3 महीने या 4 महीने 2019 के चुनाव के रह गए, अभी क्यों ऐसा आपको याद आता है? 2014 में आप ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजन कर देते, आप 2015 में कर देते, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है और कुछ नहीं है। अब उनको लगता है कि भाई ये करने से वोट उनके पास जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट ये यूपी के चुनाव में कर चुके हैं जिसमें कि इनको अच्छा वोट मिला था। विश्लेषण क्या कहता है, कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है इससे बीजेपी? देखिए, इससे नुकसान होगा अगर आपकी मंशा समाज में समरसता लाने की नहीं है। आप एक वर्ग को नाराज कर रहे हैं, एक वर्ग को खुश कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसका वोट आपको मिलेगा। वो एक्सपेरिमेंट आप यूपी के जो है विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं। अच्छा, तीसरी चीज जो अभी सुनने में आ रही थी कि मुख्यमंत्री ये बता रहे, तो देखिए वो लोग तो पार्टी लाइन तो करेंगे ही, उनके पास और कोई चारा नहीं है। वैभव, अच्छा, और सीधी बात है कि एक नेचुरल जस्टिस का ये होता है कि भाई 1000 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कार्डिनल प्रिंसिपल है। लेकिन तो आप क्यों उसमें अग्रिम जमानत वो नहीं कर दे रहे जब सारे उसमें? तो इसमें अरे फेयर इन्वेस्टिगेशन का चांस तो दीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं पार्टी के भीतर, आप कह रहे हैं कि योगी जी जो पार्टी लाइन है वो ले रहे हैं, जाहिर बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इससे उलट जाकर ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला किया है उस पर फिर से विचार करना चाहिए
और उससे कुछ खास वर्गों को ठेस पहुंची है। हाँ, बिल्कुल। तो इन्हीं की पार्टी लेकिन इसके बारे में ये भी मत है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है बीजेपी की कि खुद के भीतर से ही ऐसी आवाजें उठने दिया जाए। नहीं, क्यों ऐसी स्ट्रैटेजी होगी खुद के भीतर की? उनसे उनको क्या मिलेगा? इससे बहुत ज्यादा उनको गेन नहीं होने वाला है। इससे 2-4 मंत्री हैं वो प्रोटेस्ट कर देंगे। भाई सब मंत्रियों की हिम्मत भी नहीं होगी ना खुल के सामने आने की। एक आध वरिष्ठ मंत्री हैं वो आ गए हैं खुल के, भाई कलराज जी आ गए हैं, एक आध जो है और होंगे अभी आ जाएंगे, क्योंकि ये एलआई पार्टी के हैं, ये भी खुल के आ गए। लेकिन हर मंत्री नहीं आएगा इसमें खुल आके। एक चीज आप इसको ये भी समझिए। लेकिन ये आप ये एक चीज देख लीजिए कि डिफरेंसेस इनकी पार्टी के अंदर भी हैं। जब एक सीनियर मिनिस्टर बोल रहा है और जिस कास्ट से जो आदमी है वो डिफेंड करेगा, ये बहुत नेचुरल चीज है, इसमें कोई बहुत अननेचुरल चीज नहीं। भाई आप जो है जिसको आप दोषी ठहरा रहे हो उसको अपने को डिफेंड करने का चांस तो दो। आप क्यों नहीं उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन? वंशीधर जी, आप जवाब देना चाहेंगे कुछ जो पॉइंट्स रेज किए हैं अजय जी ने? वंशीधर जी, आप जवाब देना चाहेंगे? ये कहना कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, मैं तो मानता हूं कि इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। अगर आप एक्ट का देख लीजिए, 94-95 के रूल्स देख लीजिए एक्ट के अंतर्गत, उसका किसी का भी कोई भी उसकी प्रावधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी प्रावधान है, किसी ने कोई देखा ना, डीएम नहीं कर रहा उसको, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका दुरुपयोग कहां हो रहा है जबकि उसका उपयोग ही नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा एक्ट ही खराब है। और ये क्यों नहीं समझते कि एक गरीब आदमी जिसका कोई सहारा है ही नहीं, बकरे की तरह है, कभी भी कत्ल कर दो उसको, कभी भी बलि चढ़ा दो, उसमें अगर उनको जस्टिस देना है तो वो गवाह कहां से लाएगा? एक एफआईआर दर्ज होते ही जिनके गवाहों के नाम है उनको धमकियां दी जाती हैं। मैं तो पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मैं जिलों में रहा हूं, मैंने तो सब चीजें ये देखी हुई हैं। ये लोग वो कर रहे हैं जिन्होंने वो चीजें नहीं देखी हैं। मैंने बिल्कुल देखा है कि कैसे इन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। देखिए, माफ कीजिएगा, आज जो है ये कम्युनिटी इतनी वल्नरेबल और इतनी कमजोर नहीं रही है जिसको कि इतना दर्शाया जाता है वोट बैंक के लिए। ये बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है। और कहीं कहीं जगह आप जहां पे ये डोमिनेशन में, वहां पे दूसरी जातियां आतंकित रहती हैं। ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेक्टर को उठा लो, आपके अच्छे से अच्छे रिच जो हैं लोग, ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हुए मिल जाएंगे। तो कहां ऐसी देखिए, एक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे दिक्कत क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको किया था, वहां भी कोई ऐसे लोग नहीं बैठे हुए हैं। आखिर उनको भी तो कुछ लगा होगा ना। आप न्याय के लिए किसके पास जाते हो? आप कोर्ट के पास जाते हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा। भाई आप इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंटेशन वहां पर मिश्रा जी को, चीफ जस्टिस को तो केस सुनना नहीं चाहिए था, किसी और मान लीजिए भाई आप उसको आप यहाँ धर्मवाद प्रोविजन तो दो। भाई हमने चार्ज लगाया, आपने हमको अरेस्ट कर लिया, ये क्या बोल रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। कमजोर वर्ग ये भी एक मसला है। आप लोग इसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। जो न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन का मसला है वो भी एक मौजूद मुद्दा है सर। ठीक है, एक सेकंड मैं फिर से आऊंगी, लेकिन इस बात को हंस के टाला नहीं जा सकता है। न्यायपालिका में जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है वो भी एक चर्चा का विषय है और आगे हो सकता है कि इस पर चर्चाएं तेज हो, लेकिन फिलहाल हमारा वो मसला नहीं है। के शुक्ला जी, एक बात तो साफ है, जो पूरी सियासत हम देख रहे हैं, जो पूरी नाराजगी, आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे हैं, आप लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम होने वाली नहीं है। लोकेंद्र जी भी कह रहे थे कि वो एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इस मामले पर सरकार को लगातार घेरेंगे। और अभी यहाँ पर शक्ति सिंह जी भी कह रहे हैं, आपके सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं इस बारे में आपका विरोध करेंगे। देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी आने वाले। मैं शुक्ला जी अपने सहयोगी जो यहाँ बैठे हुए हैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कई बातें मंत्री जी इनके जो हैं वो कहते हैं और उनकी अपनी एक पार्टी वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। भारतीय जनता, जैसा मैं अभी हमारे में उत्तर कह रहे थे मेरे सहयोगी भाई, तो कि सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। मैंने पहले ही ये कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो भी अपनी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की, ये एक संवेदनशील सरकार है। हमने जीएसटी जब लागू की तो बहुत सी चीजें बाद में संशोधित थी, बहुत सी चीजों को उसमें जोड़ा, बहुत सी चीजों को हटाया। क्यों? जैसा फीडबैक मिलता गया वैसे ही जीएसटी को मजबूत किया गया। निश्चित रूप से इस विषय पर भी
जैसे जरूरत होगी वैसा विचार किया जाएगा। नोटबंदी जैसा प्रयोग तो नहीं है सर, ये नोटबंदी जैसा प्रयोग तो नहीं है कि देश को लाइन में खड़ा कर दिया और बाद में सारे पैसे वापस आ गए। जो 6 महीने साल भर के लिए जाएंगे उनका परिवार बर्बाद होगा, उनकी आप जिम्मेदारी लोगे। नोटबंदी जैसा तो नहीं है ये प्रयोग कि पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया और उसके बाद पता चला कि सारे पैसे वापस आ गए। आज तक आप लोग ये नहीं पता कर पाए कि क्यों हुई थी। यहाँ पे जो विषय लाई है पहले उस विषय पे ही बात कर लीजिए। आपने कहा कि संवेदनशील सरकार है, जीएसटी का उदाहरण आप लेकर आए, इसलिए मुझे मजबूरन छेड़ना पड़ा ये जीएसटी का उदाहरण आप लेकर आए। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, मैं जवाब हमारे भाई हैं, आप दलित। शुक्ला जी अब आप सुन लीजिए, अपने सहयोगी की बात सुन लीजिए। शुक्ला जी, हम कहना चाहते हैं हाँ, जो काम कांग्रेस सरकार ने किया 1989 की जो धारा 1989 में जो एक्ट बना, जो मूल रूप में फिर आपने लाया है, कांग्रेस ने भी वही किया और आप भी वही कर रहे हैं। और आपके इस करने से आज भारत में सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, आज समाज विखंडन की ओर जा रहा है। आपको सहयोगी दलों को, विपक्षियों को सहयोग में, विश्वास में लेकर लाना चाहिए था। ये कोई ऐसी सामरिक नीति नहीं थी कि देश पर अटैक हो गया, हमको त्वरित फैसला लेना है। आपको सबसे पहले विपक्ष को और सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए था, अग्रिम जमानत की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये तो उस तरह का बिल आ गया जिस तरह अंग्रेजों ने व्यवस्था दिया था कि कोई अपील नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सीधे फांसी देंगे। मान्यवर आप ये बहुत बड़ी चूक हुई है, ये बहुत भारी चूक है। आपको जानकारी होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में जब ये संशोधन पास हुआ तो सारे दल के लोगों ने वोट दिया। उपस्थिति ये बता रही है कि बहिष्कार होगा, जो काम नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होगा। वैभव पांडे जी एक सेकंड, नहीं आपने अच्छा मसला उठाया सर। के शुक्ला जी आपने अच्छा मसला उठाया, उसका जवाब मैं वैभव जी से लेना चाहती हूँ। वैभव पांडे जी, आप एक मसला उठा रहे हैं और उस मसले को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी आपका सीधे खुलकर समर्थन करने से बच रही है? आखिर क्यों है ऐसा? जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, आज वो सब और सिर्फ वोट के लिए कर रही हैं। आप SC/ST एक्ट की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक। आप GST से उसकी तुलना कर दे रहे हो कि GST में हम जैसे चेंजेस करते हैं वैसे आप डेली आप SC/ST एक्ट और इस तरह की चीजों में आप चेंजेस करते चलोगे। भाई वहां पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, इंसान की जिंदगी का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। फीडबैक आप लेते रहेंगे। आप उस परिवार से पूछो जो कि इसका शिकार हुआ है, आप देखेंगे एक बात बोलनी है। कर्नल साहब को ऐसे लोगों के साथ हथकड़ी लगा कर ले गए जो 18 पदक पाया हो, ऐसे पूर्व सैनिक को बेइज्जत करके इनकी पुलिस ने पेश किया था। जो दलितों के साथ बेइज्जती हुई है उसका आपको अंदाजा है कि नहीं? यही बात कह रहे थे वंशधर जी कि कभी आप लोगों ने ये आकलन करने की कोशिश की कि दलितों की कितनी बेइज्जती हुई होगी और उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा? दलितों की बेइज्जती की बात कर रही हैं आप, कोई डिनाई नहीं करता है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन को फेयर करो ना दोनों तरफ से। जो भी अन्याय हुए भाई उनको भी आप वो दो ना, आप कानून है, कानून के तहत आप। इरशाद दारापुरी साहब, आपका रुख मैं जानना चाहती हूँ इस पर। बार बार दुरुपयोग की बात हो रही है, दुरुपयोग की आशंका हर कानून में होती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, क्यों मजबूरन सरकार को उसे पलटना पड़ा? आखिर इसके पीछे सिर्फ वोट बैंक है या फिर एक पूरा सेंटिमेंट है समाज का जो ये कहता है कि नहीं, एक तबका है जो बहुत वर्षों से दबा कुचला हुआ था और वो अभी उस लेवल पर नहीं आ पाया है जहां तक लाने की मंशा संविधान की है, कानून की है? क्या ये प्रेशर भी रहा समाज का? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय इसीलिए आया कि सरकार ने वहां पर सही पक्ष को नहीं रखा, सही तथ्यों को नहीं रखा और उल्टा सरकार ने जो वादी थे उनका समर्थन किया। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस आई जिसका नतीजा ये हुआ कि इसका शिथिलीकरण हो गया, निष्प्रभावी भी हो गया। अब सरकार को ये ज़रूरत महसूस हुई, दलित वर्ग का इतना बड़ा दबाव पड़ा कि सरकार को इस एक्ट को मूल अवस्था में पुनर्स्थापित करना पड़ा। अब जो लोग नहीं चाहते कि दलितों के ऊपर अत्याचार रुके, अत्याचार करने वालों को सजा मिले, वो इसके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट में 6 महीने के लिए आप अंदर हो गए।
अरे ये आपके ये दूसरे प्रतिनिधि कह रहे थे कि उसमें जो है जमानत नहीं मिलती। भाई ये जो कानून है 1955 में पहला कानून बना था। अग्रिम जमानत सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं आपको कानूनी स्थिति बता देता हूँ क्या। 1955 में पहले कानून बना, उसके बाद 76 में बना, 89 में बना, उसके बाद संशोधन होके अब ये आया। अब इसको कठोर इसलिए बनाना पड़ा कि तमाम कानून के बावजूद ये दलितों पर अत्याचार नहीं रुके। आपके आंकड़े बताते हैं 2014 से लेके अब तक 5.5% अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। और एक दूसरी सच्चाई ये भी आई है कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा। तो बताइए, जब स्थिति ये है तो बताइए, अगर कानून को बरकरार नहीं रखेंगे तो अत्याचार तो बराबर बढ़ रहा है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, आप जवाब दीजिए। आज की डेट में जो शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो विषय है बहुत संवेदनशील, बड़ा गंभीर है। और हमारे जो अभी हमारे दलित चिंतक और कह रहे थे कि दलितों पे बड़े अत्याचार होते हैं और ये होता है, तो हमारे कहना चाहते हैं, मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बात करना चाहता हूं। दलितों के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है तो दलितों में जो सवर्ण समाज विकसित हो गया है वही है। देखिए, अब ये भी हो ये रहा है, क्या है, हो ये रहा है। अब आप बात को आप अपनी नीतियों को दुरुस्त करें सर, बाकी उनको तय करने के लिए छोड़ दें। आप सरकार में हैं शुक्ला जी, आप अपनी नीतियों को दुरुस्त करें, बाकी उन्हें तय करने के लिए छोड़ दें। आखिरी कमेंट अजय जी, आखिरी कमेंट अजय जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। एक सेकंड शुक्ला जी, ठीक है सर, वक्त बहुत कम है। शुक्ला जी एक सेकंड, अजय जी से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ। अजय जी, जो हम बीजेपी की सियासत देख रहे हैं, जो सड़कों पर उठ रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष जो है वो इस पूरे प्रकरण से खुद को दूर करके रखा हुआ है, कैसे इसे 2019 से पहले हम देखें। एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, वक्त बहुत कम बचा है, किसी की आवाज नहीं आ पाएगी। अजय जी से मेरा सवाल है, अजय जी से सर, आपका प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप एक सेकंड सर, अजय जी से मेरा सवाल है। अजय जी आप जवाब दीजिए, कैसे विपक्ष भी चूंकि इससे दूरी बनाकर रख रहा है, बीजेपी की सियासत, ये पूरा जो प्रकरण है इसे कैसे देखें 2019 से पहले? देखिए, ये विशुद्ध पॉलिटिकल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। जब विपक्ष इससे दूरी बना के रख रहा है, वो भी इस जलते उसमें हाथ नहीं डालना चाहता कि पता नहीं क्या हो जाए। वोटों की चिंता तो उसको भी है ना। और एक आप अभी जो डिबेट से पूरे तर्क निकले, शुक्ला जी ने कम से कम ईमानदारी से ये माना जब उन्होंने एक समाज के आदमी के हिसाब से बात करी। उस समय वो पार्टी मैन नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि एक समाज, उसमें ऐसा स्वर्ण समाज विकसित हो गया है जो उसका दुश्मन। ठीक है, हालांकि सरकार को अपनी नीतियों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और नीतियों को दुरुस्त करना चाहिए ताकि जो दलित वर्ग है उसमें भी आत्मविश्वास पैदा हो सके कि सरकार उसके पास काम कर रही है। और सवर्ण भी अगर ये कह रहे हैं कि सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है तो जाहिर है कि ये सोचने वाली बात है। बहुत माफी के साथ आप सभी से, वक्त मेरे पास इतना ही था, बहुत माफी के साथ वक्त मेरे पास इतना ही था। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।